नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर नंबर 2 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं आपके पेपर नंबर 2 का नाम। तो पेपर नंबर 2 का नाम है सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी। क्या है? सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी आपके पेपर नंबर 2 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 या फिर पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है। इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से सोच कर जाएंगे कि सर ने जो है पेपर नंबर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है। अभी जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन जैसे ही आपके सामने प्रश्न पत्र आता है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आप उस प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्नों को पढ़ते हैं, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि भैया सर तो बार बार बोल रहे थे कि आपको सिलेबस चेक कर लेना, और आपने सिलेबस चेक नहीं किया था। वहाँ पर आपके पेपर नंबर 2 का नाम सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी था ही नहीं। अब जब आपके पेपर नंबर 2 का नाम सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी होगा ही नहीं, तो आपको यहाँ के क्वेश्चंस वहाँ पर कैसे देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, एक बार सिलेबस जरूर चेक कर लें। बात करते हैं इसके हम कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज आपका ये पहला पार्ट है। अगर आपको ये पार्ट समझ में आए, अच्छा लगे, ठीक है, और मज़ा आए, तो आपको कमेंट सेक्शन में आना होगा और बताना होगा कि सर जी पेपर नंबर 2 पार्ट नंबर 2, पेपर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी लेकर के आइए। जल्दी से पेपर नंबर 2 समाप्त कीजिए और पेपर नंबर 3 की तैयारी अच्छे से करवाइए। ठीक है, तो अगर आप जितनी जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी जो है हम वीडियोज़ बनाकर लेकर के आएंगे, और आप आराम से जो है क्या कर पाएंगे, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 की भी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अनुमापन क्या है, आपको यहाँ पर बताना है अनुमापन के बारे में। तो आप लिखेंगे कि अनुमा अनुमापन जो होता है वो अनुमापन प्रणालियों से अभिप्राय उन साधनों से है, उन यंत्रों से है अथवा उन तौर तरीकों से होता है जिनके द्वारा किसी घटना या वस्तु को मापा जा सकता है एवं उनकी किसी विशेषता को गणनात्मक रूप से प्रकट किया जा सकता है। वही आपका क्या कहलाता है? अनुमापन कहलाता है। समझिएगा क्या बता रहे हैं, जो अनुमापन प्रणालियां होती हैं उनका अभिप्राय हम ऐसे साधनों से लेते हैं, ऐसे यंत्रों से लेते हैं, या फिर ऐसे तौर तरीकों से लेते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी घटना या वस्तु को क्या कर पाते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी घटना को माप सकते हैं, किसी वस्तु को माप सकते हैं, तथा उनकी जो विशेषता होती है उनको हम गणनात्मक रूप से प्रकट कर सकते हैं, मतलब परसेंटेज में बता सकते हैं, नंबर्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है? अनुमापन कहलाता है। अनुमापन को ही परिभाषित करते हुए आपके गुडे एवं हार्ट महोदय ने लिखा भी है कि अनुमापन प्रणालियों के अंतर्गत अंतर्निहित समस्या इकाइयों की श्रेणियों को एक क्रम के रूप में व्यवस्थित करने की होती है। क्या बताते हैं आपके गुडे एवं हार्ट महोदय कि जो अनुमापन प्रणालियां होती हैं इसके अंतर्गत जो होता है अंतर्निहित समस्या, मतलब उसके अंदर जो समस्याएं होती हैं, समस्या इकाइयों की जो श्रेणियां होती हैं उनको एक क्रम के रूप में व्यवस्थित करने की होती है। किसकी होती है? अनुमापन प्रणाली के अंतर्गत होती है। ये आपके कौन बताते हैं? गुडे एवं हार्ट महोदय जी बताते हैं। दूसरे शब्दों में अगर आप जानना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि अनुमापन प्रणालियां गुणात्मक तथ्यों की श्रेणियों को गणनात्मक श्रेणियों में परिवर्तन करने की पद्धतियां हैं। क्या बताते हैं? अनुमापन जो प्रणालियां हैं वो गुणात्मक, देखिए गुण को हम नाप तो सकते नहीं कि आपके पास 5 गुण है, आपके पास 3 किलो गुण है। गुड़ वो वाला गुड़ नहीं, मीठा वाला जो होता है। गुण मीन्स आप कह सकते हैं कि क्वालिटी, क्वालिटी आप बता सकते हैं, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी जो है, क्वालिटी को तो हम नाप सकते नहीं है, तो क्वालिटी को नाप सकते नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, किसी नंबर में बताएंगे। जैसे 100 में से 80%, या 100 में से 10 में से 5, 10 में से 8, 10 में से 10, नंबर्स में जब हम बताने लगते हैं तो वही बताते हैं कि जब हम क्या करते हैं, क्वालिटीज़ को
नंबर्स में बताने लगते हैं या उनको परिवर्तित करते हैं, तो जो ये पद्धति है वही आपकी क्या कहलाती है, अनुमापन प्रणाली कहलाती है। ठीक है, आई होप आपका अनुमापन यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। आगे आप लिखेंगे अनुमापन के बारे में कि इस दृष्टि से आज यह आवश्यक हो गया है कि समाजशास्त्र अपने को इस योग्य बनाने का प्रयास करे कि गुणात्मक सामाजिक घटनाओं को भी सही सही मापा जा सके। मतलब बोल रहे हैं कि आज की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो समाजशास्त्र है वो अपने को इस योग्य बनाए, मतलब अपने आप को इस कैपेबल बना दे कि बनाने का प्रयास करे कि जो गुणात्मक सामाजिक घटनाएं होती हैं, मतलब कुछ समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें केवल क्वालिटीज पता चलती हैं, चाहे वो नेगेटिव क्वालिटी हो चाहे पॉजिटिव क्वालिटी हो, तो जब वहाँ पे क्वालिटीज जो होती हैं उनको सही सही माप सके, उन सही सही उनको क्या कर सके, देख सके, कुछ भी हो। अनुमापन प्रणालियों को सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में निम्न शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब बोल रहे हैं जो अनुमापन प्रणालियां होती हैं इनको सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में देखें तो इनको निम्न शब्दों में हम परिभाषित कर सकते हैं। कौन से शब्द, तो यहाँ पर बताया गया है कि अनुमापन प्रणाली का अभिप्राय उस तौर तरीके या विधि से है जिसके द्वारा गुणात्मक सामाजिक तथ्यों या घटनाओं को गुणात्मक रूप प्रदान किया जाता है। यहाँ पे गुणात्मक नहीं, आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, गणनात्मक करेंगे। क्या करेंगे, गणनात्मक करेंगे। गुणात्मक ये गलती से लिख गया होगा, तो आप लिखेंगे कि अनुमापन जो प्रणाली है इसका अभिप्राय उस तौर तरीके या विधि से हम लेते हैं जिसके द्वारा जो गुणात्मक सामाजिक तथ्य होती हैं या जो घटनाएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं, गणनात्मक रूप मतलब नंबर्स में दिखाने का प्रयास करते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका अनुमापन प्रणाली कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अनुमापन प्रणाली कहलाता है। आई होप आपका अनुमापन प्रणाली यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प किसे कहते हैं, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला की शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग एवं अनुकूलन है। मीन्स बता रहे हैं कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प होता है, जब आप फिजिक्स की प्रयोगशाला में जाते हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल हॉल में जाते हैं या लैब में जाते हैं, उनकी जो शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है या जो उनका अनुकूलन किया जाता है वही आपका प्रयोगात्मक शोध कहलाता है। मीन्स ऐसा शोध जिसको हम प्रयोग करके या फिर इम्प्लीकेट करके क्या करते हैं, शोध करते हैं। ठीक है, खोज करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, रिसर्च करते हैं, वही आपका प्रयोगात्मक शोध कहलाता है। यह समस्त विधियों में सर्वाधिक निश्चित, वस्तुनिष्ठ एवं कठिन पद्धति है। मतलब बोल रहे जितनी भी विधियां हैं शोध की उनमें सबसे ज़्यादा निश्चित और सबसे ज़्यादा वस्तुनिष्ठ तटस्थ आप समझ सकते हैं, जिनका परिणाम बदलने वाला नहीं होता है, एवं कठिन पद्धति भी है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है वो उच्च कोटि की प्रमाणिकता पर क्या होता है, आधारित होता है और शुद्ध भी होता है। क्या होता है, शुद्ध भी होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान प्रस्तावना की परिभाषा निम्न है। मतलब बोल रहे हैं जो प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रस्तावना है इसकी परिभाषा हम निम्न रूप से बता सकते हैं, जिसमें पहली परिभाषा बताते हुए आपके चैपिन महोदय जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में प्रयोगात्मक प्रचना की धारणा नियंत्रण की दशाओं में अवलोकन के द्वारा मानव संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है। ये आपके कौन बताते हैं, चैपिन महोदय जी बताते हैं। फिर से समझिएगा, वो बताते हैं जो सामाजिक अनुसंधान होता है उसमें जो प्रयोगात्मक प्रचना की धारणा होती है, ठीक है, धारणा उसको नियंत्रण की दिशा में अवलोकन के द्वारा, नियंत्रण मतलब अपने काबू में रख करके और साथ ही साथ अवलोकन के द्वारा मानव संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन क्या करती है, जो मानव के संबंध हैं उनका जब हम व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं उनकी ओर जो संकेत करता है वही आपका प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प कहलाता है। किसके द्वारा, चैपिन महोदय जी के द्वारा। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत शोधकर्ता यह गवेषणा करना चाहता है, यह खोज करना चाहता है या जानना चाहता है कि किन परिवर्त्यों
की उपस्थिति में कोई घटना घटित हुई, मतलब कोई कौन से ऐसे तत्व थे, कौन सी ऐसी क्या कारण था जिसके कारण से ये घटनाएं घटित हुई, ये जानने की जो इच्छा होती है, यही क्या होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जाना जाता है। कार्य कारण संबंध जानने के लिए वह दोनों ही पक्ष की गवेषणा करता है, मतलब कहते हैं कार्य का जो कार्य कारण का संबंध होता है उसको जानने के लिए वो दोनों पक्षों को क्या करता है, जांच करता है, उनके बारे में रिसर्च करता है, खोज करता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं किसके बारे में, प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प के बारे में। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि साक्षात्कार क्या है, आपको यहां पर बताना है। साक्षात्कार, अभी आपको ये नाम थोड़ा नया लगता होगा, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में सुनेंगे तो आप कहेंगे इसको तो हम जानते हैं। साक्षात्कार को ही इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। तो वही आप लिखेंगे इसकी साक्षात्कार का आशय अनुसंधानकर्ता द्वारा उन व्यक्तियों से मिलता है जो अनुसंधान की समस्या से संबंधित हैं। मतलब कहते हैं साक्षात्कार का आशय अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता ऐसे व्यक्तियों से मिलता है, ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात करता है, ऐसे व्यक्तियों से बात करता है जो अनुसंधान की समस्या से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोगों से बात करना ही क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। साक्षात्कार को ही परिभाषित करते हुए कौन आपके, तो यहाँ पर मानवेंद्र नाथ वसु जी लिखते हैं। कौन? मानवेंद्र नाथ वसु जी लिखते हैं कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। क्या बताते हैं कि जो साक्षात्कार होता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको लेकर के कुछ व्यक्ति आमने सामने मिलते हैं या बातचीत करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। ये आपके कौन बताते हैं? मानवेंद्र नाथ वसु जी बताते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसी साक्षात को परिभाषित करते हुए पीबी यंग महोदय जी लिखते हैं कि साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। कौन बताते हैं? आपके पीबी यंग महोदय जी बताते हैं। इसको फिर से समझिएगा। बताते हैं कि जो साक्षात्कार होता है वह एक ऐसी क्रमबद्ध पद्धति होती है, मतलब एक क्रम में चलने वाली एक ऐसी पद्धति होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में, मतलब एक व्यक्ति जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका आंतरिक जीवन जो चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। मतलब आप दूसरा के जीवन में अंदर से क्या चल रहा है आप तो जान नहीं पाएंगे, तो आप क्या करते हैं? अग्गी मारने की कोशिश करते हैं, कल्पनात्मक रूप से चीज़ों को पूछना शुरू करते हैं कि तुम्हारा तो उनसे शायद झगड़ा था, तो वो क्या करता है? नहीं, झगड़ा नहीं था, बस वैसे बात कहानी हो, तो चीज़ों को क्या करने लगता है? बताने लगता है। तो वही कल्पनात्मक रूप से क्या करता है? वो प्रवेश करता है, मतलब थोड़ी सी बातों को वो ओपन करता है और धीरे धीरे वो सामने वाला बताने लगता है, जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। जो बताते हैं कि उसके लिए क्या होता है? सामान्यतया तुलनात्मक रूप से क्या होती है? अपरिचित होता है, मतलब उससे वह परिचित नहीं होता है। यही बताते हैं साक्षात्कार के बारे में पीबी यंग महोदय जी। ठीक है, चलिए गुडे एवं हार्ट महोदय जी जो है साक्षात्कार के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि मौलिक रूप से साक्षात्कार जो होता है वो सामाजिक अंतर क्रिया की एक प्रक्रिया है। मतलब बोल रहे हैं आपके गुडे एवं हार्ट महोदय जी बताते हैं कि मौलिक रूप से जो साक्षात्कार होता है वो सामाजिक अंतर क्रिया, सामाजिक में समाज से जुड़ी कुछ ऐसी अंतर क्रियाएं होती हैं, अंतर क्रिया की एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? साक्षात्कार। ठीक है, ये आपके कौन बताते हैं? गुडे एवं हार्ट महोदय जी बताते हैं। तो आई होप आपका साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ मतलब इंटरव्यू क्या है आपको ये पता हो गया होगा। चौथे नंबर प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सहभागी अवलोकन को स्पष्ट कीजिए। सहभागी अवलोकन क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे सहभागी अवलोकन का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में विशेष रूप से किया जाता है। क्या किया जाता है? जो सहभागी अवलोकन है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सामाजिक अनुसंधान में इनका प्रयोग हम विशेष रूप से करते हैं। इसमें अवलोकनकर्ता उस समूह का अंग बन जाता है जिसका अवलोकन वह कर रहा होता है। मतलब बोलते हैं इसमें अवलोकनकर्ता, जो अवलोकन करने वाला होता है वो जिस समूह के बारे में अवलोकन कर रहा होता है उस समूह के पास जाता है और धीरे धीरे उसका यह क्या एक अंग बन जाता है। अंग मीन्स उससे जुड़ जाता है भावनात्मक रूप से, इमोशनली क्या होता है? जुड़ जाता है। और
अतः उनके अंदर ऐसी क्षमता होनी आवश्यक है कि वह अपने को उस समूह का अभिन्न अंग बना सके। मतलब बोलते हैं जो अवलोकन करता है उसके अंदर ऐसी क्षमताएं होना आवश्यक हो जाता है कि किसी भी समाज में अगर वो जा रहा है, वहां पर अपने आप को उसका अभिन्न अंग बनाना चाहता है, तो उसके अंदर वो क्षमताएं होनी चाहिए कि समाज भी उसको अपने से अलग ना समझे और वो भी अपने आप को उस समाज से अलग ना समझे। इसके लिए उसे संबंधित समूह की भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा, प्रथाओं आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब बोलते हैं और वो अभिन्न अंग बने, इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हो जाती हैं। कौन सी? वह समूह किस प्रकार की भाषा का यूज करता है, वो भाषा आनी चाहिए। रीति रिवाज उनके कैसे हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा और उनकी प्रथाएं क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में जब उसको ज्ञान होगा, तभी वह उस समूह का एक अभिन्न अंग बन पाएगा। कौन बन पाएगा? अवलोकन करता। ठीक है। आगे आप लिखेंगे कि सहभागी अवलोकन के लाभ या गुण। सहभागी अवलोकन के लाभ या गुण। सहभागी अवलोकन आपको पता चला, ऐसा अवलोकन जिसमें अवलोकन करता जाता है, किसी समूह का एक अभिन्न अंग बन जाता है, फिर उसके बाद वह अवलोकन करता है उनसे जुड़ करके, तो वह आपका सहभागी अवलोकन कहलाता है। अब इसके लाभ या फिर गुण भी आपको यहाँ पे बताने हैं, तो आप लिखेंगे सहभागी अवलोकन के लाभ या गुण निम्नलिखित हैं। कुछ लाभ है, कुछ गुण हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। पहला इसका जो प्रॉफिट है या फिर गुण है वो है विस्तृत सूचनाओं की प्राप्ति इस अवधि में संभव है, से संभव है। मतलब बोलते हैं किसी के बारे में अगर विस्तृत रूप से अगर आप जानना चाहते हैं तो इस विधि के द्वारा आप उसके बारे में विस्तृत ज्ञान जो है आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा बताते हैं सामुदायिक व्यवहार का प्रत्यक्ष एवं स्वाभाविक ज्ञान अवलोकन द्वारा ही होता है। मतलब बोल रहे हैं सामुदायिक व्यवहार का अगर आप प्रत्यक्ष एवं स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वह अवलोकन के द्वारा ही संभव है। तीसरा बताते हैं कि वास्तविक सूचनाओं की प्राप्ति इसके द्वारा सुगमता से हो जाती है। मतलब बोलते हैं जो वास्तविक सूचनाएं होती हैं उसकी प्राप्ति इसके द्वारा क्या होती है, सुगमता से होती है, सही से होती है। चौथा बताते हैं यह पद्धति अल्प व्यय साध्य है। मतलब यह पद्धति क्या है, कम खर्चीली है। अल्प व्यय मीन्स क्या होता है, कम खर्चीली है। ठीक है। पांचवा जो इसका लाभ है वो यह है कि इस पद्धति की सहायता से उन गहन सूचनाओं को भी प्राप्त किया जा सकता है जो अन्य में संभव नहीं है। मतलब बोलते हैं इस पद्धति के द्वारा हम कुछ ऐसी गूढ़ बातें हैं उनको भी जान सकते हैं, ऐसी सूचनाओं को भी हम प्राप्त कर सकते हैं, डीप में जा सकते हैं जो अन्य विधियों के द्वारा संभव नहीं है। ठीक है। छठा जो विशेषता बताते हैं, छठा जो गुण बताते हैं, छठा जो लाभ बताते हैं, प्रॉफिट बताते हैं, वो बताते हैं इस पद्धति से प्राप्त सूचनाएं क्या होती हैं, विश्वसनीय होती हैं और साथ ही साथ यह वैध भी होती हैं, वैलिड भी होती हैं और क्या होती हैं, विश्वसनीय भी होती हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सहभागी अवलोकन के ये 6 गुण यहाँ पर आपको याद कर लेने हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 5वां नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सामाजिक अनुसंधान के सोपानों का के स्पष्ट कीजिए, को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे को होना चाहिए। सामाजिक अनुसंधान के जो सोपान हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आप लिखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार स्पष्ट किया है। मतलब बताते हैं जो सामाजिक अनुसंधान है उसके जो प्रमुख चरण हैं उनको विभिन्न विद्वानों ने, जितने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने अपने तरीकों से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है। अपने हिसाब से बताया है। इन विद्वानों में स्लूटर ने सामाजिक अनुसंधान के 10 चरणों का उल्लेख किया है। इसमें जो विद्वान आते हैं इनमें से एक आपके स्लूटर महोदय आते हैं, उन्होंने सामाजिक अनुसंधान के 10 चरणों के बारे में बताया है, उल्लेख किया है। जॉन आर्थर थॉमसन ने 6 चरणों का उल्लेख किया है। लुंड वर्ग ने 4 तथा पीबी यंग महोदय ने सामाजिक अनुसंधान के 4 चरणों का उल्लेख किया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। स्लूटर जी ने 10, जॉन आर्थर थॉमसन ने 6, लुंडवर्ग महोदय ने 4, पीबी यंग महोदय ने 4 प्रकार के चरणों के बारे में बताया है सामाजिक अनुसंधान के। चूंकि सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है, इसीलिए किसी भी सामाजिक अनुसंधान के निम्न चरण हो सकते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। अब कौन कौन से चरण हो सकते हैं? पहला चरण बताया गया है विषय का चुनाव। क्या है पहला विषय जो चरण बताया गया है कि पहले आप सब्जेक्ट का चुनाव करें कि किसके ऊपर जो है आप क्या करना चाहते हैं,
अनुसंधान करना चाहते हैं, सामाजिक अनुसंधान करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आप चुनेंगे। अनुसंधान की समस्या के स्पष्टीकरण हेतु क्षेत्र का सर्वेक्षण करेंगे, कि मतलब ये दूसरा चरण हो जाता है कि सामाजिक अनुसंधान जो है, अनुसंधान जो आप करेंगे वो अनुसंधान की समस्या का स्पष्टीकरण जो आप करना चाहते हैं उसका क्षेत्र क्या होगा उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा चरण बताते हैं संबंधित साहित्य का विवरण और पुस्तक सूची का निर्माण करेंगे, मतलब संबंधित जो साहित्य है उसका विवरण और साथ ही साथ कौन कौन सी पुस्तकों की ज़रूरत पड़ेगी उनको भी आप एक उनकी सूची तैयार करेंगे। ये चौथा चरण होता, तीसरा चरण हो जाता है। चौथा चरण बताते हैं कि अध्ययन समस्या की परिभाषा। अध्ययन समस्या की परिभाषा आप तैयार करेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ पांचवा चरण बताते हैं सामग्री के संबंध के अनुसार समस्या के तत्वों का वर्गीकरण। सामग्री के संबंध के अनुसार जो समस्याएं आ सकती हैं, जो आपके पास सामग्री है उससे संबंधित जो समस्याएं आ सकती हैं उनको आप क्या करें, बांटें, कई खंडों में क्या करें, बांट दें, अलग अलग वर्गों में बांट दें। छठा जो चरण बताते हैं वो बताते हैं समस्या के तत्वों के आधार पर सामग्री का निश्चय, मतलब बोलते हैं जो समस्या है उसके तत्व के आधार पर हम क्या करेंगे, सामग्री को निश्चित करेंगे कि कौन कौन सी सामग्रियों की जरूरत पड़ने वाली है। ये छठा चरण हो जाता है। ठीक है। सातवें नंबर चरण के बारे में बात करते हैं तो आप लिखेंगे आवश्यक सामग्री की उपलब्धि की खोज। आवश्यक सामग्री की उपलब्धि की खोज ये आपका सातवां चरण हो जाता है। आठवां चरण बताते हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रचना का निर्माण। नौवां चरण बताते हैं सामग्री संग्रह, मतलब सामग्री को इकट्ठा करना। 10वां बताते हैं अध्ययन संयंत्रों एवं प्रविधियों का निर्माण। ठीक है, ये 10वां बताते हैं। और साथ ही साथ सामग्री 11वां बताते हैं कि सामग्री का वर्गीकरण एवं व्यवस्थीकरण, मतलब जो सामग्री आप इकट्ठा कर रहे हैं उनको बांटें जिन जिन क्षेत्रों से संबंधित हों और उनको व्यवस्थित करें। 12वां बताते हैं सामग्री का विश्लेषण एवं निर्वाचन। ठीक है, विश्लेषण एवं निर्वाचन। 13वां चरण बताते हैं समस्या एवं उपकल्पना का सत्यापन। ठीक है, और 14वां चरण बताते हैं सामान्यीकरण। और 15वां बताते हैं विज्ञप्ति प्रस्तुतिकरण, विज्ञान के अनुसार जो है वैज्ञानिक रूप से उनका प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अब जो है आगे आप लिखेंगे इस प्रकार के सामाजिक शोध में प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को विषय के चुनाव से लेकर के विज्ञान प्रस्तुतिकरण तक अनेक चरणों से होकर के क्या करना पड़ता है, गुजरना कर पड़ता है। ये 15 चरण होते हैं जिनसे आपको सामाजिक अनुसंधान अगर आप करते हैं तो इन 15 प्रकार के चरणों से आपको होकर के गुजरना पड़ता है। तो आई होप ये आपके 5 के 5 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो कैसा लगा, इसका अगला पार्ट लेकर के आना है कि नहीं लेकर के आना है। और वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।